हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग फ्यूल डंपिंग के बारे में देखेंगे। फ्यूल डंपिंग या ईंधन जेटिसन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग विमान द्वारा कुछ आपातकालीन स्थितियों में उड़ान भरने के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर लौटने से पहले या इच्छित गंतव्य से पहले उतरने से पहले आपातकालीन लैंडिंग विमान को वजन कम करने के लिए किया जाता है। विमान की दो मुख्य प्रकार की वजन सीमाएं होती है। अधिकतम टेकऑफ वजन डॉट ड्राई ऑपरेटिंग वेट, प्लेस पेलोड सामूहिक रूप से ZFW, शून्य ईंधन वजन प्लस ट्रिप ईंधन आकस्मिकता वैकल्पिक, अंतिम रिजर्व और ब्लॉक ईंधन जिसको टैक्सी ईंधन बोलते हैं, और अधिकतम संरचनात्मक लैंडिंग वजन जिसमें अधिकतम संरचनात्मक लैंडिंग वजन लगभग हमेशा दोनों में से कम होता है। यह एक सामान्य नियमित उड़ान पर एक विमान से अधिक वजन पर उड़ान भरने, रास्ते में ईंधन की खपत करने और कम वजन को तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह एक असामान्य गैर नियमित उड़ान है जहां लैंडिंग का वजन एक समस्या हो सकती है। यदि कोई विमान अधिकतम टेक ऑफ वजन पर उड़ान भरता है और फिर उसे अपने गंतव्य से पहले उतरना पड़ता है, यहाँ तक कि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्रस्ताव हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ता है। उदाहरण के लिए आंतरिक समस्याओं एवं यात्री की चिकित्सा समस्या के कारण, तो उसमें लैंडिंग के लिए निर्धारित ईंधन से अधिक ईंधन होगा। यदि कोई विमान अपने अधिकतम स्वीकार्य वजन से अधिक वजन पर उतरता है तो उसे संरचनात्मक क्षति हो सकती है एवं लैंडिंग के समय वह टूट भी सकता है। 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक की शुरुआत में जब जेट विमानों ने अमेरिका में उड़ान भरना शुरू किया तो उस समय लागू FAA नियम के अनुसार अगर किसी विमान का अधिकतम संरचनात्मक टेक ऑफ वजन और उसके अधिकतम संरचनात्मक लैंडिंग वजन के बीच अनुपात 1.05 से ज़्यादा था तो विमान में ईंधन डंप सिस्टम लगाया जाना जरूरी था। बोइंग 707 और 727 और डगलस DC-8 जैसे विमानों में ईंधन डंप सिस्टम थे। इनमें से किसी भी विमान को अधिकतम लैंडिंग वजन से ज़्यादा टेक ऑफ एयरपोर्ट पर वापस लौटना होता था, तो विमान के वजन को उसमें अधिकतम लैंडिंग वजन सीमा से कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन फेंकना पड़ता था और फिर उतरना पड़ता था। 1960 के दशक के दौरान बोइंग ने 737 पेश किया और डगलस ने DC-9 पेश किया। दोनों के मूल मॉडल छोटे मार्गों के लिए थे। 105% का आंकड़ा कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए उनके पास कोई ईंधन डंप सिस्टम स्थापित नहीं था। 1960 और 1970 के दशक के दौरान बोइंग की बात करें तो डगलस दोनों ने अपने अपने विमानों को बढ़ाया जहां तक कि परिचालन क्षमताओं का सवाल था। प्रिंट एंड विटनी के JT-8 इंजनों के बढ़ते शक्तिशाली वेरिएंट के विकास के माध्यम से जो दोनों विमान श्रृंखलाओं को संचालित करते थे, दोनों विमान अब बढ़ी हुई वजन सीमा के साथ लंबी अवधि की उड़ानों में सक्षम थे और उत्पादन में विमान में ईंधन डंप प्रणाली जोड़ने से जुड़ी लागतों के कारण मौजूदा 105% का नियम अनुपालन करना समस्याग्रस्त हो गया। विकसित किए गए अधिकतम शक्तिशाली इंजनों को ध्यान में रखते हुए FAA ने 105% आवश्यकता को हटाने के लिए नियमों को बदल दिया और संघीय विमानन विनियम 25.1001 को अधिनियमित किया गया, जिसमें कहा गया कि यदि FAR 25.109 लैंडिंग क्लाइव और FAR 25.121 अप्रोच की चढ़ाई की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है तो जेटिसन सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। यह मानते हुए कि 25 मिनट की उड़ान और दूसरे शब्दों में पूर्ण लैंडिंग फ्लैप और सभी इंजन चालू होने के साथ गो अराउंड के लिए और अप्रोच फ्लैप सेंटिंग और एक इंजन निष्क्रिय होने पर क्रमशः 11 सितंबर 2001 को बड़े पैमाने पर ईंधन डंपिंग की घटना हुई जब 11 सितंबर के हमलों के कारण अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था। अमेरिका जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में को या तो उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया गया था या कनाडा और अन्य देशों में उतरने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। इनमें से कई उड़ानों को अमेरिकी अंदरूनी इलाकों में यात्रा करने के लिए ईंधन दिया गया था। उन मध्य उड़ानों विमानों के लिए जो अत्यधिक ईंधन भार के कारण उतरने में असमर्थ थे, डंपिंग आवश्यकता थी। 4 अप्रैल 2018 को संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा संचालित मैकडॉनल्ड डगलस KC-10 एक्सटेंडर ने रामस्टीन एयरबेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद 5000 मीटर की ऊंचाई पर राइनलैंड प्लेटिनेट पर 43 टन ईंधन गिराया। यूएस यूरोपीय कमांड के अनुसार 14 मार्च 2023 का
एक रूसी सुखोई Su-27 लड़ाकू विमान ने काले सागर के ऊपर एक अमेरिकी Mk-9 रिपर ड्रोन पर ईंधन गिराया। घटना का वीडियो रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए दिखाई दिया। चूंकि अधिकांश ट्वीट जेट एयरलाइनर इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इस प्रकार के अधिकांश विमान जैसे बोइंग 737, DC-9, MD-8, बोइंग 717, 320 परिवार और विभिन्न क्षेत्रीय जेट विमानों में ईंधन डंप सिस्टम स्थापित नहीं है। किसी आपात स्थिति में प्रस्थान हवाई अड्डे पर वापसी की आवश्यकता होने पर विमान अधिकतम संरचनात्मक लैंडिंग भार सीमा के भीतर नीचे उतरने के लिए ईंधन का उपभोग करने के लिए पास में चक्कर लगाते हैं, या यदि स्थिति की मांग होती है तो बिना देरी के अधिक वजन के साथ उतरते हैं। आधुनिक विमानों को संभावित अधिक वजन वाली लैंडिंग के माध्यम से रखते हुए डिजाइन किया गया, लेकिन यह आपातकाल के मामलों में छोड़कर नहीं किया जाता है। बोइंग 767 और एयरबस A300, A310 और A330 जैसे लंबी दूरी के ट्विन जेट में ईंधन में डंप सिस्टम भी हो सकता है, और यह भी नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विमान का ऑर्डर कैसे दिया गया था, क्योंकि कुछ विमानों में वह ग्राहक विकल्प होते हैं। लॉकहीड L1011, मैकडॉनल्ड डगलस DC-10, MD-11, बोइंग 747 और एयरबस A340 जैसे 3 और 4 इंजन वाले जेट को आमतौर पर अधिकतम संरचनात्मक टेक ऑफ वजन के लिए निकट FAR 25.119 की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है, इसलिए उनमें से अधिकांश में जेटिसन सिस्टम होते हैं। बोइंग 757 में ईंधन डंप क्षमता नहीं होता है, क्योंकि इसका अधिकतम लैंडिंग वजन अधिकतम टेक ऑफ वजन के समान है। क्षेत्र और उड़ान स्थल की बात करें तो ईंधन डंपिंग संचालन से हवाई यातायात नियंत्रण के साथ समन्वित किया जाता है और अन्य विमानों को ऐसे क्षेत्रों से दूर रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। ईंधन डंपिंग आमतौर पर काफ़ी ऊंचाई पर की जाती है, जहां ईंधन जमीन पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। ईंधन विमान से प्रत्येक पंख पर एक विशिष्ट बिंदु के माध्यम से निकलता है, जो आमतौर पर पंखों के सिरे के करीब और इंजन से दूर होता है और शुरू में वाष्प की तुलना में अधिक तरल दिखाई देता है। विशिष्ट क्षेत्रों को नामित किया गया है जहां ईंधन डंपिंग की अनुमति है, ताकि ईंधन गिरने की स्थिति में नुकसान या हानि से बचा जा सके। आमतौर पर यह समुद्र के ऊपर एवं जमीन के ऊपर निसर्जन क्षेत्र होता है। डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 89 ईंधन डंपिंग का एक उदाहरण है, जिसने स्थापित नियमों का उल्लंघन किया। 14 जनवरी 2020 को इसने संभवतः लॉस एंजल्स में आबादी वाले क्षेत्र में कम ऊंचाई पर 15,000 से 20,000 अमेरिकी गैलन ईंधन डंप किया, जिससे नीचे स्कूली बच्चों सहित 56 लोग घायल हो गए। विशिष्ट प्रकार के विमानों के लिए विशिष्ट डंप दरों को उद्धृत करना मुश्किल है, क्योंकि डंप किए गए ईंधन को पंप नहीं किया जा सकता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण फील्ड द्वारा वितरित किया जाता है, ताकि विद्युत प्रणालियों के अधिक स्वतंत्र जो ईंधन डंप प्रदेश में अनुपलब्ध हो सकता है। इसका मतलब है कि वास्तविक दर ईंधन सिर द्वारा लगाए गए दबाव पर निर्भर करता है। विमान पर जितना अधिक ईंधन होगा, उतनी ही अधिक दर से बाहर निकलता है। इसका यह भी अर्थ है कि डंप दर स्थिर नहीं है, बल्कि डंपिंग के दौरान अगर देखा जाए तो डंपिंग के दौरान घटती है, क्योंकि ईंधन सिर और उसका दबाव कम हो जाता है। बोइंग 747 के लिए एक सामान्य नियम के रूप में पायलट को 1 से 2 टन प्रति मिनट के भीतर डंप दर का हवाला देते हैं। सामान्य सूत्र का संदर्भ है 2009 में टेकअप के तुरंत बाद अपने प्रस्थान हवाई अड्डे पर लौट रहे एक एयरबस ने 11 मिनट में 53 टन ईंधन गिरा दिया था। फेंके गए ईंधन को उतरने की औसत दर लगभग 500 फीट प्रति मिनट है। डंपिंग प्रक्रिया को अंजाम देने वाले पायलटों ने सूचना प्राप्त करने के बाद हवाई यातायात नियंत्रण आमतौर पर अन्य यातायात को 2000 फीट लंबवत और 5 समुद्री मील पार्श्व में अलग कर देता है, क्योंकि फेंके गए वाष्प अगर जेट इंजन द्वारा निकले जाते हैं तो इंजन के सामान्य संचालन में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। डंप एंड बर्न एक ईंधन डंप है, जिसमें विमान के ऑफ्ट बर्नर का उपयोग करके जानबूझकर ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। उच्च गति के साथ संयुक्त एक शानदार लौ इसे हवाई शो या आतिशबाजी के समापन के लिए एक लोकप्रिय प्रदर्शन बनाती है। डंप एंड बर्न को टॉर्चिंग एवं जिप्सोस भी कहा जाता है। जनरल डायनेमिक्स F-11 अडवार्क का डंप और बर्न इतना शक्तिशाली है कि यह रनवे पर आग लगा सकता है, क्योंकि लो स्किल्ड मार्क्स से रबर की बात करें तो लो स्किल्ड मार्क्स रबर को जला देती है। इस उद्देश्य के लिए विमान का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में 2000 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह के दौरान किया गया था। नियमित रूप से बिस्बेन रिवर फायर और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स में F-11 वन डंप एंड बर्न
पैतरबाजी करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, क्योंकि इसका ईंधन डंप नोजल इंजन के निकास के बीच स्थित है। तो ये थी आपकी फ्यूल डंपिंग से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।